बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू, तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानूं कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर। फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं एक साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं? कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से 2 दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो, मुझे एक फायर कोला देना तो। जी अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है। मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है। दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए। फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना। मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है। फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना, मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई, मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और 1 साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है।
नंदन जंगल में पीलू अपनी एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाती थी। उसकी बूढ़ी माँ बबली उसके साथ रहती थी। पीलू दुर्गा जी की बहुत दिल से भक्ति करती थी और नियम से उनकी आरती पूजा करती थी। मिठाई का भोग दुर्गा जी को लगाती थी। कालू की भी पीलू की दुकान के सामने मिठाई का भंडार था और वो पीलू की कमाई से बहुत जलता था। बहन पीलू, तुम्हारी मिठाइयों में तो गजब का स्वाद है और 3-3 दिनों तक मिठाइयाँ खराब नहीं होती है, जबकि उस कालू की दुकान की मिठाई तो शाम में बदबू मारने लगती है। बहन, ये तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। मुझे तो काम में ईमानदारी रखनी होगी, क्योंकि खाने की चीज है ना, इसे बिना मिलावट के ही बेचना चाहिए। अपनी दुकान की बुराई सुन के कालू गुस्से में आ जाता है। मैं इतनी मेहनत से मिठाइयों में मिलावट करता हूँ, लेकिन ये पीलू शुद्ध मिठाई बेचकर पैसे कमा रही है। मुझे इस पिद्दी चिड़िया की दुकान बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो मैं करोड़पति नहीं बन पाऊंगा। ऐसा सोचकर कालू अपने 2 दोस्तों के साथ एक प्लानिंग करता है और उन्हें पीलू की दुकान में भेज देता है। कालू के दोस्त मिठाइयाँ खाते हैं और फिर ड्रामा शुरू कर देते हैं। वो दोनों पेट पकड़कर गिर जाते हैं। तुरंत ही कालू वहाँ आता है। पीलू, मुझे तुम मिठाई में जरूर मिलावट करती हो ऐसा लगता है। ये देखो इनकी हालत। ये गरीब लोग तुम्हारी मिठाई खाने के बाद कैसे बीमार पड़ गए हैं। ये सब तुम्हारी मिलावट के कारण हुआ है। मेरी दुकान में आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा। तुम्हें अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। इस तरह से पीलू को डर के कारण अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। पीलू का अब घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता है। वो कुछ नया काम शुरू करने की सोचती है। वो दुखी मन से दुर्गा जी के पास जाती है। माँ, मैं क्या करूं? कालू ने मुझे बहुत बदनाम किया है। मिलावटी मिठाइयाँ वो बेचता है, लेकिन मैं बदनाम हुई हूँ कि अब कोई मुझे काम नहीं दे रहा है। बूढ़ी माँ को अब मैं क्या खिलाऊंगी? पीलू को दुर्गा जी दर्शन देते हैं। पीलू बेटी, तू मेरी बहुत प्यारी भक्त है और मैं तेरी लगन से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तू कभी गरीब नहीं रहेगी। मैं तुझे एक पेड़ दूंगी जिसमें ताजा मिठाइयाँ उगेंगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। जय माँ दुर्गा जी की। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू के आंगन में एक पेड़ उग आता है, जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ आने लगती है। उन मिठाइयों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर पीलू उन मिठाइयों को बेचना शुरू कर देती है। कालू उस पेड़ को भी काटने के लिए चाहता है, लेकिन तभी दुर्गा जी प्रकट होकर कालू की अपने गधे से पिटाई कर देती है। इस घटना से अब लोग समझ चुके थे कि कालू असल में बदमाश है। उसे जंगल छोड़कर भागना पड़ जाता है। अब पीलू को लोग बहुत इज्जत देते थे और उसकी बहुत तारीफ करते थे। इस तरह से ईमानदारी से काम करते हुए पीलू तरक्की करती है और हंसी खुशी रहने लगती है। कलका नगर के गांव के जंगल में पीलू देवी काली की भक्ति करती थी। वो हर दिन काली देवी को भोग और फूल अर्पित करती थी और आरती और अगरबत्ती से पूजा करती थी। पीलू नाव चलाकर घर का खर्चा निकालती थी। पीलू के बूढ़े माँ बाप उसके साथ रहते थे। हे काली माँ, आप ही मेरी बेटी का ख्याल रखना। इसे अच्छा पति मिले, ये खुश रहे। इसकी तो नाव भी अब पुरानी हो गई है। मुझे बहुत चिंता रहती है इसकी। अगले दिन पीलू नदी में जाती है और तभी उसको जाबाज मिलता है। वो वहाँ का गुंडा था। पीलू, अब से तू यहाँ नाव नहीं चलाएगी। ये मेरा इलाका है। नदी किसी का इलाका नहीं होता जाबाज जी। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप है, मुझे उनके लिए कमाना है। तू मुझसे अकड़ दिखाएगी तो तेरी खैर नहीं। कल से दिखना नहीं मुझे। पीलू ये बात जाकर काली देवी के सामने कह देती है और वो दूसरे दिन भी अपनी नाव लेकर काम पर जाती है। और पीलू पूरे दिन नाव से काम करके शाम में पैसे लेकर घर जाती है। दूर से जाबाज उसको देख लेता है। ये पिद्दी चिड़िया पीलू, इसकी बहुत हिम्मत है मेरे सामने अकड़ दिखाने की। इसको तो मैं अच्छे से मजा चखाऊंगा। पीलू को रास्ते में जाबाज के गुंडे घेर लेते हैं और उससे पैसे छीन लेते हैं। हे माँ काली, ये क्या हो गया मेरे मेहनत की कमाई? ये तो गुंडे छीन कर ले गए। मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए खाना और दवाई कहाँ से लाऊंगी? पीलू रोते रोते देवी के सामने सारी बात रखती है। अगले दिन पीलू फिर से काम में जाती है। जब वो लौट रही थी
तब जाबाज उसको फिर से घेर लेता है। तुझे तेरी माँ पिताजी के साथ जंगल से बाहर भेज दूंगा पीलू, अब पूरे पैसे निकाल। नहीं, मैं तुझ जैसे गुंडों से डरने वाली नहीं हूँ। मेरी माँ काली मेरी रक्षा करेगी। लेकिन जाबाज नहीं रुकता और उससे पैसे छीन लेता है और उसकी पुरानी नाव भी तोड़ देता है। पीलू रोने लगती है और रोते रोते काली के मंदिर जाती है। माँ काली, मुझसे जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन इसकी सजा मेरे माता पिता को नहीं दीजिए। काली माँ प्रकट होती है। बेटी, तूने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तेरे साथ हुए अन्याय को जानती हूँ। अब तेरा कल्याण करने के लिए समय आ गया है। मैं तुझे एक ऐसी नाव भेंट दूंगी जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। काली देवी पीलू के लिए एक पेडल वाली नाव प्रकट कर देती है। अब तू निडर हो, मैं तेरी रक्षा के लिए आऊंगी। माँ, तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारी भक्ति से कभी नहीं भटकूं। मेरा आशीर्वाद है बेटी। और फिर वहाँ से देवी अंतर्ध्यान हो जाती है और पीलू घर आकर सारी बात अपने माता पिता से कहती है। उसके माता पिता सुनकर हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। वाह पीलू, ये पेडल वाली नाव कहाँ से लाई हो? ऐसी नाव तो पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास ही होगी। ये देवी माँ काली का आशीर्वाद है हरिया काका। लेकिन बेटी, जाबाज तुझे इसका नुकसान न पहुँचा दे। जाबाज को काली माँ देख लेगी। वाह, ये नाव तो मुझे पसंद आ गई है। अब मैं ये नाव अपने कब्जे में कर लूंगा। जाबाज और उसके आदमी नाव की तरफ बढ़ते हैं। तभी वो लोग अचानक जमीन में पटकनी खाने लगते हैं, जैसे उन्हें कोई फाड़ कर पीट रहा हो। ये क्या हो रहा है? देवी काली वहाँ प्रकट होती है। मेरी भक्त को सताता है अधर्मी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। काली देवी उन्हें जंगल के बाहर फेंक देती है। जय माँ काली, जय जय माँ काली। और उसके माता पिता देवी के आशीर्वाद से सुखी हो जाते हैं। पीलू को अच्छे से लड़के से शादी हो जाती है। अब काली देवी की भक्ति करते हुए पीलू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कौवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ,
लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस, इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे एक गिलास जूस देना, बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं, इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में कालू और बबलू की आमने सामने दुकान थी। दोनों गन्ने का रस बेचा करते थे। कालू को बबलू की ईमानदारी से बहुत नफरत थी। वो बबलू के साथ झगड़ने के लिए मौका ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन कालू बबलू से झगड़ने लगा। ये बबलू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ कालू भाई, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तुम जंगल के पंछियों को मेरे बारे में क्या फैला रहे हो कि मैं गन्ने के रस में पानी मिलाता हूँ? मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि तुम गन्ने के रस में पानी मिलाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बस देखते जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपनी ही एक दोस्त टिल्लू को बहला फुसलाकर बबलू की दुकान में भेजता है। अरे, ये कैसा गन्ने का रस है? मेरी तो जान ही जा रही है पेट दर्द के कारण। तुम इसमें क्या मिलाते हो? उसका चीखना सुनकर वहाँ खड़े पक्षी और कालू कौवा सारे पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या भाई, तुमने लगता है बबलू के केमिकल से बने गन्ने का रस पी लिया है। इस बबलू को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों की तबीयत ऐसी ही खराब हो जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बबलू बहुत दुखी होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। बेटा, तुम बबलू हो ना?
तुमसे बहुत बार मैंने गन्ने का रस मुफ्त में पिया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो बेटा, कम से कम एक गिलास गन्ने का रस ही दे दो। एक धोखेबाज के कारण अब यहाँ अकेले रो रहा हूँ मैं। आपको दिखाई नहीं देता है क्या मेरी हालत? हाँ, मैं ईमानदारी से काम करता था और मुझे पिटाई मिली, जबकि वो मिलावटी गन्ने का रस बेचने वाला आज अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जब मैं गन्ने का रस निकालूंगा तो मशीन में से खिलौने निकलेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान इसमें? कैसे पता बेटा कि मशीन में से गाड़ियाँ आने लगे, कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी कहने पर ये सब करके देखूंगा। अगर कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब से मैं तुम्हें भिखारी के साथ साथ पागल भी समझूंगा। बबलू के वहाँ से जाते ही भिखारी साधु में तब्दील हो जाता है। फिर बबलू अपने गन्ना जूस की मशीन में गन्ना डालता है तो दूसरी तरफ से छोटे छोटे खिलौने निकल आते हैं। वो खिलौने गन्ने के बने हुए होते हैं, मोटर कार, बाइक, छोटा प्लेन इत्यादि। अरे ये क्या? ऐसे कालू आश्चर्य हो जाता है। ये तो उस भिखारी का चमत्कार है। शायद वो भिखारी ही नहीं था, वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा रहे होंगे। वहाँ पे पहुँचे हरिया काका कहते हैं, बेटा तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो गन्ने से बने हुए हो। मेरे पोते के लिए तो 2 खिलौने दे ही दो। हाँ हरिया काका, ये लो। इसके बाद एक ग्राहक आते जाते हैं और बबलू की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और पंछी लोग मिलकर उससे माफी मांगते हैं। अरे आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी नहीं मांगिए। ये सब किया कराया कालू का है। इसके बाद से तो बबलू की दुकान चल निकलती है। उसके यहाँ बच्चों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी उसके खिलौनों का मजा लेते रहते हैं। ये बबलू, ये क्या चमत्कार है? तुमने लगता है किसी तांत्रिक को पकड़ के गांव वालों को मूर्ख बनाने की ठान ली है और उनसे पैसे हड़पने की सोच रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो गांव वालों, ये कोई मांत्रिक की मदद से ऐसा कर रहा है। ये इसका आप सबको लूटने का प्लान है। इसको पीट दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, पीटो इसे। तभी वहाँ गांव की मुखिया पीलू आ जाती है। पीलू को देखकर सब चुप हो जाते हैं। कालू, तुम हद से ज्यादा बदमाश हो गए हो। मैं गांव में नहीं थी तो तुमने अपने से ही बबलू को सजा दे दिया, उस पर गलत सलत इल्जाम लगाया। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हारी गन्ने का रस पीकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। असल में तुम अपने गन्ने के रस में केमिकल मिलाते हो। ये देखो लैब रिपोर्ट। पीलू सबको गन्ने का रस का रिपोर्ट दिखाती है। उसमें मिलावटी होना पाया गया था। सभी गांव वाले कालू को पीट देते हैं। बबलू, तुम्हें लगता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिला है। तुम नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति हो। अब से तुम ऐसे ही खिलौने बेचा करो। इसके बाद से बबलू पूरी मेहनत करके गन्ने की मशीन से नए नए खिलौने बनाने लगा और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। इस तरह से गांव में उसका बहुत नाम हो गया और वो जल्द ही दौलतमंद भी हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं। आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये। इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर
हिसाब लगाता है। पेलो चिड़िया, 30 नहीं मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच बबलू, पीलू, पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर देके आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू, पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी की पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है। तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान
लगा लो, बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का माल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो, 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था, उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपर मार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुला कर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।